हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग इस रैपिड फायर रिवीजन सीरीज़ का जो अगला यूनिट है दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। किसको पढ़ेंगे बेटा? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी को हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। देखो, जहाँ तक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का सिलेबस की बात है तो इसमें कुछ चीज़ों को कर्टेल कर दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए, अब इसमें टिश्यू सिलेबस को एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया है और जो नीट का सिलेबस है उसमें भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया, और उधर सेकेंडरी ग्रोथ को भी हटा दिया गया। लेकिन अब सवाल है कि टिश्यू सिस्टम है, तो टिश्यू सिस्टम को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पहले टिश्यू के बारे में जानना होगा, क्योंकि जब तक टिश्यू के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा तो टिश्यू सिस्टम को समझना मुश्किल है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा टिश्यू के बारे में या टिश्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टिश्यू सिस्टम और उसके बाद जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है रूट स्टेम लीफ का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे एक्सिलरी बर्ड जो है ये कहाँ पर होता है? आप मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे कि जो एक्सिलरी बर्ड होता है ये लीफ के एक्सिल में फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पर ये है कि एक्सिलरी बर्ड में जो मेरिस्टेम होता है, एक्सिलरी बर्ड का जो मेरिस्टेम है वो मेरिस्टेम कहाँ से आता है? उस एक्सिलरी बर्ड में मेरिस्टेम कहाँ से आता है? तो देखो, अब एक्सिलरी बर्ड में जो मेरिस्टेम है यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम का ही एक पार्ट डिटैच होकर के एक्सिलरी बर्ड में चला जाता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम में हम लोग पढ़ते हैं कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम को हम लोग यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग पोजीशन के बेसिस पर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं ना, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसी का एक पार्ट डिटैच होकर के छोटा सा एक्सिलरी बर्ड में चला जाता है, और वही एक्सिलरी बर्ड बाद में ग्रो करके क्या बनाता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे कि एक्सिलरी बर्ड ग्रो टू फॉर्म, एक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ से क्या कौन सा पार्ट बनता है प्लांट में? ठीक है, देखो, एक्सिलरी बर्ड जब ग्रो करता है तो उससे 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक तो आपको ब्रांच फॉर्मेशन करता है, क्योंकि स्टेम के ऊपर लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड होता है, तो वहां से ब्रांच फॉर्मेशन करेगा या फिर फ्लावर फॉर्म कर सकता है। तो देखो, एनसीईआरटी भी लिखता है कि जो एक्सिलरी बर्ड है दैट ग्रो टू फॉर्म ब्रांच और फ्लावर, या तो ब्रांच बनाएगा या फिर फ्लावर बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अच्छा, अब आपको एक चीज और यहां बता दें कि मेरिस्टेम को हम लोग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर हम उसको फिर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम तो बन जाते हैं इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम, लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन जो है ये आपको इनसाइड द मैच्योर लिविंग टिश्यू, जो मैच्योर लिविंग टिश्यू होता है उसके बीच में सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बनता है इसके पीछे का कारण क्या है? बाय डी डिफरेंशिएशन। देखो, डी डिफरेंशिएशन, तो डी डिफरेंशिएशन किस में होता है? मैच्योर लिविंग टिश्यू कौन है? या तो पैरेन्काइमा हो सकता है या कॉलेनकाइमा हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो फॉर्मेशन है ये आपको बाय डी डिफरेंशिएशन इन सम सेल्स ऑफ मैच्योर लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो ये हो गया कि सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो फॉर्मेशन होता है ये आपको मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है बाय डी डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी भी इस लाइन को लिखता है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है उसका फॉर्मेशन मैच्योर टिश्यू के या मैच्योर जो परमानेंट टिश्यू हैं उनके बीच में होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम किसको कहा जाता है? सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम किसका नाम है? किस मेरिस्टेम का दूसरा नाम सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम है? एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, बताओ।
इस तीनों में से किसका नाम सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम। सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम जो है वो आपको लैटरल मेरिस्टेम का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम कहते हैं क्योंकि यह जो है प्लांट के पेरिफेरल पार्ट में होता है और इस मेरिस्टेम के सेल के डिवीजन से जो प्लांट का डायमीटर या गर्थ इंक्रीज होता है, ठीक है बेटे। तो सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम किसका नाम है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम कहो और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है उसका। अच्छा, एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टेम, देखो अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि एपिकल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम मिलकर क्या प्लांट का कौन सा पार्ट बनाते हैं। एपिकल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम कंबाइंडली या टुगेदर फॉर्म ओनली प्राइमरी प्लांट बॉडी, ओनली सेकेंडरी प्लांट बॉडी या बोथ। देखो हम कौन कौन सा एपिकल एंड इंटर कैलरी की बात कर रहे हैं। एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है ये प्लांट का केवल प्राइमरी बॉडी फॉर्म करता है। प्राइमरी बॉडी का मतलब जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा और इससे प्लांट का क्या बढ़ता है, हाइट, लेंथ, ठीक है। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन में किस किस मेरिस्टेम का रोल है, एक तो एपिकल मेरिस्टेम और कुछ आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेम। वैसे इंटर कैलरी मेरिस्टेम तो हर प्लांट में नहीं होता, जो ग्रासेस में होते हैं मोनोकॉट में, और ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है इसका मेन रोल है कि टू रीगेन द डैमेज्ड पार्ट बाय हर्बीवोरस एनिमल। जो हर्बीवोरस एनिमल जो प्लांट के अपर पार्ट को कट करके खा जाते हैं उसको फिर से रीग्रो कराने में इंटर कैलरी मेरिस्टेम का रोल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पैकेजिंग टिश्यू किसको कहा जाता है। पैकेजिंग टिश्यू कहा जाता है पैरेन्काइमा को, क्योंकि पैरेन्काइमा जो है सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू है, ठीक है। और ये अदर जो डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं उसके बीच बीच में ये फीलिंग का काम करता है। फीलिंग यानी उसका जो पैकिंग या पैकेजिंग या मैंने जो पैकिंग जो टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमा, पैकिंग टिश्यू भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल वॉल किस टिश्यू के सेल वॉल में पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। पेक्टिन डिपोजिशन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ व्हिच टिश्यू। पेक्टिन डिपोजिशन होता है कोलेनकाइमा टिश्यू के सेल में, ठीक है। पेक्टिन, इसीलिए कोलेनकाइमा टिश्यू का जो वॉल होता है, कोलेनकाइमेटस सेल्स का जो वॉल है उसको हम लोग पेक्टिनाइज्ड वॉल कहते हैं। और ये जो पेक्टिन है इसका डिपोजिशन मोस्टली कॉर्नर्स पर होता है, इसीलिए जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये इनमें इंटरसेलुलर स्पेस मोस्टली एब्सेंट होता है। तो पेक्टिन डिपोजिशन याद रखना, ये कोलेनकाइमा टिश्यू का फीचर है उसके सेल्स में, ठीक है। अच्छा, कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट में मोस्ट कॉमनली कहाँ मिलता है। वैसे कोलेनकाइमा जो टिश्यू है वो प्लांट का बहुत कॉमन टिश्यू नहीं है। पैरेन्काइमा सबसे कॉमन टिश्यू है जो कि प्लांट के हर पार्ट्स में मिलता है, लेकिन कोलेनकाइमा इज अ वेरी अनकॉमन टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन ओनली सम पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो बताओ अब ये कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट के किस पार्ट में मिलता है। देखो कोलेनकाइमा टिश्यू जो है डाइकॉट स्टेम अगर है, यंग डाइकॉट स्टेम है तो उसके हाइपोडर्मिस में मिलता है। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे, ठीक है, हाइपोडर्मिस में मिलेगा। और उधर पेटियोल, लीफ के पेटियोल में मिलता है, ठीक है, लीफ के पेटियोल में। और यंग डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा होता है। समझ गए बेटा। तो कोलेनकाइमा जो है ये इन सब पार्ट्स में मिलता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। जो जैसे आप जानते होंगे कि कुछ जो फ्रूट्स हैं उनके जो पल्प में जो ग्रीटी नेचर होता है, जो क्रिस्टल टाइप के जो हमें जो टेक्सचर होता है वो किस टिश्यू के कारण होता है, ठीक है। जो ग्रीटी नेचर होता है तो ये जो ग्रीटी नेचर है उसके पल्प का वो किस टिश्यू के कारण है। ये है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का एक टाइप है स्क्लेरिड्स होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे गुआवा में, सपोटा में, पियर में, इन सब में ये इन सब फ्रूट्स के पल्प में ये मिलता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्क्लेरिड्स हैव, अब एक स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स में से आपको बताना है। स्क्लेरिड्स हैव हाईली थिकेंड वॉल
Sclerids have highly thickened wall and wide lumen. Sclerids have highly thickened wall and wide lumen, wider lumen या cavities. क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि देखो हाईली थिकेंड वॉल तो ठीक है, लेकिन उसका जो ल्यूमेन है ये वाइड नहीं होता। इसका जो ल्यूमेन है ये काफ़ी नैरो हो जाता है, बहुत या तो एब्सेंट हो जाएगा या फिर बहुत पतला सा ल्यूमेन रह जाएगा, क्योंकि उसका वॉल ही इतना थिक हो जाता है कि धीरे 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 उसका जो कैविटी है या ल्यूमेन है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाता है। तो स्क्लेरिड्स जो है इसका वॉल थिक होगा और कैविटी उसके अंदर बहुत पतला या नैरो होता है, वाइड कैविटी कभी नहीं होता। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, या मेनली जाइलम पैरेन्काइमा मेनली स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जाइलम पैरेन्काइमा में जनरली या मेनली प्रोटीन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, क्योंकि पैरेन्काइमा तो मेनली फूड स्टोरेज के लिए। बताओ, तो ये जो जाइलम पैरेन्काइमा में मेनली फूड स्टोर प्रोटीन के फॉर्म में होता है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? जाइलम पैरेन्काइमा में जो फूड स्टोर होगा वो आपको प्रोटीन के फॉर्म में नहीं होगा, प्रोटीन के फॉर्म में नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। या तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होगा, मतलब या तो स्टार्च के फॉर्म में होगा या फिर फैट के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट था। तो जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन यंग स्टेम प्राइमरी जाइलम इज, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन यंग स्टेम प्राइमरी जाइलम इज एक्सार्क, एंडार्क, ठीक है, एक्सार्क या एंडार्क। इन यंग स्टेम प्राइमरी जाइलम, देखो स्टेम की बात हो रही है, स्टेम प्राइमरी जाइलम जो है एक्सार्क होगा या एंडार्क। देखिए स्टेम का जो प्राइमरी जाइलम होता है वो ये एंडार्क नेचर का होता है, ठीक है, और एंडार्क नेचर जो है इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम भी बोलते हैं। ये प्राइमरी जाइलम की बात है, यानी प्रोटोजाइलम का पोजीशन एक्सार्क होता है। तो एक्सार्क का मतलब कि प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी, ठीक है, ये स्टेम का। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा हम करें रूट में, in root the protoxylem is exarch और endarch, तो वहां पर exarch होगा, ठीक है। exarch जो है इसमें क्या होता है कि protoxylem is towards periphery and metaxylem is towards center, और जो exarch नेचर है इसको हम लोग सेंट्रीपेटल टाइप जाइलम भी कहते हैं, सेंट्रीपेटल टाइप जाइलम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस रेगुलर आते रहते हैं, एक्सार्क, एंडार्क, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि इन जिम्नोस्पर्म में कॉम्पेनियन सेल के जगह कौन सा सेल होता है? कॉम्पेनियन सेल की जगह पर उसका फंक्शन करने वाला कौन सा सेल है? दैट इज एल्ब्यूमिनस सेल्स। याद रखना इसको, जिम्नोस्पर्म में कॉम्पेनियन सेल नहीं होते, उसके जगह कौन सा सेल होगा? एल्ब्यूमिनस सेल्स। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, एल्ब्यूमिनस सेल्स वहां पर मिलते हैं, और एल्ब्यूमिनस सेल्स जो हैं वो सीव ट्यूब के साथ नहीं होते, वो सीव सेल्स के साथ होते हैं, सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। जबकि एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब होगा और उसके साथ साथ कॉम्पेनियन सेल होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब एक है कि एक मैच्योर सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब कहो या सीव एलिमेंट कहो, एक मैच्योर सीव एलिमेंट में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट और एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट। देखो पूरे प्लांट में यही एक सीव ट्यूब है सेल, जो मैच्योर स्टेज में जाकर के इसका न्यूक्लियस डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। उधर एनिमल में मैच्योर आरबीसी और इधर प्लांट में मैच्योर सीव ट्यूब। और ये जो सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट होता है, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस होगा या फिर जो वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है। क्या होता है?
यहाँ पर इसका जो सेल है ना सीव ट्यूब का, ये काफ़ी लार्ज वैक्यूल होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म है ये पेरीफेरल हो जाता है, पेरीफेरी में, ठीक है। एंड इन सेंटर लार्ज वैक्यूल डेवलप्ड, और न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो इसका साइटोप्लाज्म पेरीफेरल इन पोजीशन होता है, ठीक है बेटे, पेरीफेरल इन पोजीशन। चलिए अब अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज कंप्लीटली एब्सेंट इन बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। ये ट्रू है या फॉल्स? Phloem parenchyma is completely present in both dicot and monocot stem। क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स? क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा is commonly present in dicot and monocot stem both। नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये मोनोकॉट के स्टेम में नहीं होता, याद रखना, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट के स्टेम में नहीं होता, ठीक है। हाँ, रूट या लीफ में हो सकता है, और इधर डाइकॉट स्टेम में तो होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, फ्लोएम फाइबर्स आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। देखो क्वेश्चन है कि फ्लोएम फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर्स। तो बास्ट फाइबर्स आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। ये ट्रू स्टेटमेंट। देखो प्राइमरी फ्लोएम है, इसमें बास्ट फाइबर्स जो होते हैं जनरली एब्सेंट होते हैं। कहाँ पर मिलते हैं ये? सेकेंडरी फ्लोएम में फाइबर होता है। अच्छा, यहीं पर आप जान लो कि ये जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है, जो बास्ट फाइबर जिसको कहेंगे, मतलब जो सेकेंडरी फ्लोएम का जो बास्ट फाइबर है, इसका हम कमर्शियल यूज़ करते हैं। कहाँ पर? जैसे जूट, हेम्प, फ्लैक्स, इसका जो फाइबर होता है ना, वो बास्ट फाइबर है, और उसका हम लोग कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करके उससे फाइबर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये था बास्ट फाइबर से रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे, टिश्यू सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अब आप ये बात आप जानते होंगे, मैं पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में भी है कि प्लांट में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं। कौन कौन? प्लांट में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, और ये 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम को किस बेसिस पर फॉर्म किया गया है? स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पर प्लांट के टिश्यू सिस्टम को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। कौन कौन? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसको हम लोग ईटीएस, जीटीएस एंड वीटीएस के नाम से जानते हैं। देखो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्टली आपको थोड़ा बता देते हैं, जो सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में हैं, आप इसको सुनते रहो, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो ईटीएस है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? इसमें एपिडर्मिस आएगा, और एपिडर्मिस से रिलेटेड जो कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे एपिडर्मल स्ट्रक्चर में स्टोमेटा आएगा, और एपिडर्मल आउटग्रोथ में ये ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर्स आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एपिडर्मिस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है कि एपिडर्मिस जो है ये एक कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल का लेयर होता है। नॉर्मली या मोस्ट कॉमनली एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, कॉमनली। हाँ, कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जहाँ मल्टी लेयर्ड भी होता है, जैसे नेरियम है, फाइकस है, इन सब, ठीक है। तो नॉर्मली एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, और एपिडर्मिस के बाहर साइड से एक थिक क्यूटिन का, एक वैक्सी केमिकल का लेयर होता है, उसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। ये क्यूटिकल रूट में नहीं होगा, ये स्टेम और लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर होता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और ये आपको मोस्टली सिंगल लेयर्ड होता है।
अब देखिए, अब इसके बाद जो एपिडर्मिस से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर स्टोमेटा है, स्टोमेटा के बारे में सब जानते ही होंगे कि स्टोमेटा जो है ये छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस के लीफ के एपिडर्मिस पर में प्रेजेंट होंगे। कभी कभी कुछ यंग स्टेम पर भी होता है, बट मोस्ट कॉमनली ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। और लीफ में ये मोस्ट कॉमनली लोअर एपिडर्मिस पर में होता है। लोअर एपिडर्मिस यानी एवैक्सियल सरफेस, ठीक है, और एडेक्सियल हो गया ऊपर का। और स्टोमा, स्टोमेटा का सिंगुलर फॉर्म क्या है? स्टोमा। एक स्टोमा में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक तो दो गार्ड सेल होगा, उसके अलावा जो उसके उसके बीच में स्टोमेटल एपर्चर होगा या पोर कहते हैं। और गार्ड सेल के चारों ओर से स्ट्रक्चरली जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, दैट इज सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। तो अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर हो गया, देखो एक तो गार्ड सेल, दूसरा उसका मैंने जो पोर है, स्टोमेटल पोर या अपर्चर, और सब्सिडियरी सेल्स, इन तीनों को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। और ये जो गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स, एंड इसी गार्ड सेल के मूवमेंट से स्टोमेटल पोर खुलता है और बंद होता है। और जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल डाइकॉट और मोनोकॉट में थोड़ा डिफरेंट है। गार्ड सेल जो डाइकॉट का होता है वो किडनी या बीन सीड से, और मोनोकॉट का डम्बल से, ठीक है। और गार्ड सेल के बारे में दिया हुआ है कि गार्ड सेल के स्पेशल फीचर में क्या है कि इसका जो इनर साइड वॉल होता है टुवर्ड्स एपर्चर वो थिक होता है, और आउटर साइड का जो सब्सिडियरी सेल से लगा हुआ वॉल है वो थिन होता है, ठीक है। और गार्ड सेल्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन दिस सेंस ऑल्सो दैट गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। अदर एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी में गार्ड सेल्स या स्टोमेटा से रिलेटेड है। और गार्ड सेल्स जो है मतलब या स्टोमेटा जो है, इनका रोल क्या है? गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। और जो ट्राइकोम्स है, ट्राइकोम्स आपको दीज आर एपिडर्मल आउटग्रोथ। अगर स्टेम और लीफ का है तो ये ट्राइकोम्स कहलाते हैं, और यदि रूट में ये आउटग्रोथ है तो रूट हेयर कहलाएगा। ट्राइकोम्स मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। ट्राइकोम्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, कभी कभी तो ग्लैंड के फॉर्म में भी होते हैं फॉर सिक्रीशन। ये सारी बातें एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। और इन ट्राइकोम्स का रोल क्या है? इन ट्राइकोम्स का रोल है कि ट्रांसपिरेशन को कम करना, रिड्यूस करना, साथ साथ एडिशनल प्रोटेक्शन भी देना, ठीक। अच्छा, और अगर यही एपिडर्मल आउटग्रोथ अगर रूट का है तो वह यूनिसेल्युलर होगा। रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, एंड रूट हेयर्स आर जस्ट डिजाइन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये सारे ईटीएस से रिलेटेड ये हैं। और दूसरा जो जीटीएस है, जीटीएस में आपको सारे जितने भी टिश्यू हैं प्लांट के, एपिडर्मिस को और जो वैस्कुलर बंडल को छोड़ दो तो सारे टिश्यू जीटीएस के अंडर ही आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और इस जीटीएस में जो अलग अलग डिफरेंट लेयर्स या टिश्यूज़ हैं, उनमें से जैसे कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, और पिथ एंड पिथ रेज या मेडुला या मेडुलरी रेज होता है, ठीक है बेटा। और इधर जो वीटीएस है, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उसमें सारे वैस्कुलर बंडल्स आते हैं और वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के मिलने से बनते हैं, जबकि जीटीएस सिंपल परमानेंट टिश्यू के मिलने से बनता है। और जो वीटीएस है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के मिलने से बना है, जिसमें जाइलम, फ्लोएम है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो कैम्बियम मे और मे नॉट बी प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये सब आपको इनके हैं वीटीएस से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको उसका अगर कुछ फास्टली आप जवाब दें। देखो, एपिडर्मल सेल्स हैव, अब ये क्वेश्चन है कि एपिडर्मल सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल वैक्यूल। एपिडर्मल सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल वैक्यूल, ये ट्रू है या फॉल्स? एपिडर्मल सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल वैक्यूल, नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि उसके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनमें लार्ज वैक्यूल होता है, क्योंकि वो मैच्योर पैरेनकाइमेटस सेल है। और उसका जो साइटोप्लाज्म है यहाँ भी वो पेरिफेरल होता है, न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, वैस्कुलर बंडल की जहाँ तक बात है तो देखो इसमें कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, इन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल के टाइप आप
पढ़े होंगे कि उसमें जो रेडियल होता है उधर कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट में भी कोलेट्रल, बाई कोलेट्रल, कोलेट्रल में भी ओपन क्लोज, ये सब अलग अलग टाइप हैं। तो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल जो होता है इसमें जाइलम फ्लोएम एक ही बंडल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल फ्लोएम इज लोकेटेड टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ जाइलम। समझ में आ रहा? फ्लोएम का पोजीशन जाइलम के आउटर साइड है या इनर साइड? तो फ्लोएम का पोजीशन हमेशा आउटर साइड होता है। ये अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में है तो ये ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या है? रूट एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ रूट एपिडर्मिस दैट इज एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस। देखो एपिब्लेमा टर्म दिया है एनसीईआरटी में कि रूट एपिडर्मिस को हम लोग एपिब्लेमा भी कहते हैं, या एक और नाम है राइजोडर्मिस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पर होता है? एंडोडर्मिस के सेल में। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ये सुबेरिन का डिपोजिशन होता है ऑन बोथ जो रेडियल वॉल एंड इनर टेंजेंटियल वॉल पर। देखो जो एंडोडर्मिस के सेल होते हैं ना उसमें 3 साइड से ये सुबेरिन का डिपोजिशन होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म। और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये सुबेरिन का बना होता है और ये वाटर परमिएबल या इम्परमिएबल। सुबेरिन जो है ना ये वाटर इम्परमिएबल होता है, तो इसीलिए जिस वॉल पर सुबेरिन डिपोजिशन होगा वो वॉल इम्परमिएबल हो जाता है। तो कैस्पेरियन, अगर क्वेश्चन आता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप इज वाटर परमिएबल, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाटर परमिएबल नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील का सबसे बाहर का लेयर कौन सा होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील, जल्दी बताना। पेरीसाइकिल। देखो स्टील जो होता है ना उसका सबसे बाहर का लेयर है पेरीसाइकिल, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि इन रूट लेयर जस्ट आउटसाइड द स्टील, इन रूट लेयर जस्ट आउटसाइड द स्टील इज कॉल्ड, लेयर जस्ट आउटसाइड द स्टील क्या कहलाएगा? एंडोडर्मिस। वैसे ये डाइकॉट स्टेम में भी होता है कि उसमें, लेकिन अगर इस पर क्वेश्चन आता है कि इन रूट लेयर जस्ट आउट द स्टील हैव पैसेज सेल, स्टील के जस्ट बाहर के लेयर में पैसेज सेल होता है, ये सही है या गलत? ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब क्योंकि जो स्टील है स्टील के बाहर वाले जस्ट आउटर साइड में कौन सा लेयर है? एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस में पैसेज सेल होते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बीच में जो मतलब जो सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट होता है, इसी को हम पैसेज सेल कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटरल रूट का ओरिजिनेशन किस लेयर से होता है? किस लेयर से होता है? पेरीसाइकल्स। In dicot root, next question. In dicot root, pith is very large. Dicot root में pith काफी बड़ा होता है, सही है या गलत? गलत है। डाइकॉट रूट में pith का छोटा होता है, वेरी स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। मोनोकॉट के रूट में pith काफी बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि इन रूट पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। देखो रूट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पैरेन्काइमा का टिश्यू होता है इसको क्या बोलते हैं? क्या नाम है इसका? कंजंक्टिव टिश्यू जो पैरेन्काइमेटस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन मोनोकॉट रूट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मोनोकॉट रूट नंबर ऑफ जाइलम बंडल इज लेस देन 6। इन मोनोकॉट रूट नंबर ऑफ जाइलम बंडल इज लेस देन 6। इज इट ट्रू और फॉल्स? मोनोकॉट के रूट में नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स 6 से कम होते हैं, गलत है। मोर देन 6, देखो रूट के केस में मोर देन 6 होगा, पॉलीआर्च कंडीशन। अगर वो स्टेम है तो वहाँ मतलब ये डाइकॉट का रूट है तो वहाँ पर 2 to 4 कॉमनली होता है।
अगर वो डाइकॉट का रूट है तो 2 to 4, यानी डायार्च टू टेट्रार्च, यानी लेस देन 6। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है कि हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ। डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस किस टिश्यू का बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम कॉलेनकाइमा। जबकि यही हाइपोडर्मिस अगर मोनोकॉट स्टेम है तो वह स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, राइट। नेक्स्ट, व्हिच लेयर इज कॉल्ड स्टार्च सीथ इन डाइकॉट स्टेम? डाइकॉट के स्टेम में स्टार्च सीथ लेयर कौन सा होता है? स्टार्च सीथ, एंडोडर्मिस। डाइकॉट के स्टेम में जो एंडोडर्मिस है वो पैरेन्काइमेटल सेल्स का होता है और उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स वाले होते हैं, इसी को स्टार्च सीथ कहते हैं। तो स्टार्च सीथ याद रखना, दैट इज द एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, राइट। अगला क्वेश्चन है, इन डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। इन डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। ये सही है या गलत है? डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स क्या ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं? नहीं, ये मोनोकॉट स्टेम का फीचर है। मोनोकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू में बिखरे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। जबकि डाइकॉट स्टेम का वैस्कुलर बंडल जो है वो रिंग में अरेंज होता है, ठीक है। तो ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट था। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मोनोकॉट स्टेम लार्ज सेंट्रल पिथ इज प्रेजेंट। मोनोकॉट के स्टेम में लार्ज सेंट्रल पिथ प्रेजेंट होता है, सही है। मोनोकॉट स्टेम में पिथ का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स तो उसी ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए हैं। तो पिथ तो एक सेंट्रल पैरेन्काइमेटस जोन होता है, तो वो एब्सेंट होता है, इसीलिए फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट के स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होता है उसके अंदर वाटर फील्ड या वाटर कंटेनिंग कैविटीज होता है। क्या ये सही है? यस, ये करेक्ट है, ठीक है। मोनोकॉट के स्टेम में खास करके मेज वगैरह एनसीईआरटी भी दिया है इस बात को कि मेज के स्टेम जो है उसके वैस्कुलर बंडल के प्रोटोजाइलम के पास एक कैविटी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस कैविटी का नाम जानते होंगे, साइजोलाइसिजीनस कैविटी, ठीक है। और ये वाटर स्टोर करने के लिए होता है। चलिए अब इसके बाद है कि डॉर्सिवेंट्रल, देखो इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ, अब लीफ की बात कर रहे हैं, इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ स्टोमेटा आर कॉमन ऑन एडैक्सियल एपिडर्मिस। डाइकॉट जो है या डॉर्सिवेंट्रल लीफ यानी डाइकॉट लीफ भी कहेंगे, तो डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा आर मोर कॉमन ऑन एडैक्सियल एपिडर्मिस। एडैक्सियल मतलब अपर एपिडर्मिस पर, लोअर पर नहीं। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। देखो डाइकॉट स्टेम में मोस्टली स्टोमेटा एवैक्सियल पर होता है, एवैक्सियल यानी लोअर एपिडर्मिस पर होता है, लोअर सरफेस पर होता है। तो ये गलत बात है, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाइकॉट लीफ पैलिसेड टिश्यू या पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एडैक्सियली और एवैक्सियली सिचुएटेड। In dicot leaf, palisade tissue is adaxially situated or evaxially situated? Adaxially, ठीक है। यानी अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पैलिसेड टिश्यू होता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी टिश्यू तो एवैक्सियल जो सरफेस है उसके पास होता है, ठीक है। तो एडैक्सियली सिचुएटेड होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है लास्ट में कि वेन्स वेरी इन थिकनेस इन डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ। बताओ डाइकॉट लीफ में या मोनोकॉट लीफ में किस में जो वेन्स का जो थिकनेस है वो वेरी करता है। वेन्स का थिकनेस कहाँ वेरी करेगा, डाइकॉट लीफ में या मोनोकॉट लीफ में? डाइकॉट लीफ में, क्योंकि डाइकॉट लीफ में क्या होता है कि रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो रेटिकुलेट वेनेशन में जो मिडरीब है उसका ब्रांचिंग हुआ वेन्स का ब्रांचिंग हुआ वेनलेट्स। तो जैसे जैसे वेन्स आगे ब्रांच होते जाएंगे पतले होते जाएंगे, ठीक है। तो उसका जो वेन्स का जो थिकनेस है वो वेरी करता है।
लेकिन जो मोनोकॉट लीफ है उसमें क्या होगा, केवल मिड रीब को छोड़ दो तो बाकी जितने वेन्स हैं सब का जो थिकनेस है वो सब सेम होता है, क्योंकि सब पैरेलल में चलता है, पैरेलल में चलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट थे प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड। हमने इस पूरे चैप्टर को एक बार ब्रीफली रिवाइज कर दिया। सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यही था आज के वीडियो में, और यदि आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और जो भी आपको कुछ कमेंट करना हो ज़रूर बताना, ताकि हम आगे से और भी इसमें अच्छा और आपको इन्फॉर्मेटिव या जो भी टॉपिक है उससे से कंसर्निंग हम आपको वीडियो देंगे। और साथ साथ ये जो सीरीज चल रहा है रैपिड फायर का, इसका जो भी वीडियो आता है उसको आप लोग A to Z यानी शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखना। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटे, आज इतना ही।